उत्पादक का साम्य तथा पैमाने का प्रतिफल, ये अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्पादक का साम्य, तो उत्पादक कहते किसे हैं? तो इस बात के बारे में आप सभी जानते हैं कि उत्पादक एक व्यक्ति होता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संग्रह करके, इकट्ठा करके किसी वस्तु का निर्माण करता है। उत्पादक एक व्यक्ति होता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संग्रह करके वस्तु का क्या करता है? निर्माण करता है। बर्नार्ड बालूच ने दी, अभी क्लास में बाद में बर्नार्ड बालूच ने दिया था। प्रश्न है उत्पादक का साम्य। हम तो पहले बताए उत्पादक कहते किसे हैं। पहले हमने चर्चा क्या किया? उत्पादक कहते किसे? तो उत्पादक एक व्यक्ति होता है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, और विभिन्न साधनों को इकट्ठा करके तब किसी वस्तु का निर्माण करता है या उत्पादन करता है। और एक विशेष बात, उत्पादन के उन साधनों को संग्रह करने के बाद उत्पादन के सभी साधनों को पुरस्कार भी देता है। क्या? और पुरस्कार देता है, और पुरस्कार देने के बाद भी जो उसको शेष राशि बच जाती है, मैंने सारे खर्च को निकाल देने के बाद, तब ना मुनाफा की स्थिति में होगा। नहीं तो वस्तु को बनाने में जितना उसे खर्च हुआ है, व्यय हुआ है, यदि आय भी उसके क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो साम्य मतलब संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। साम्य का मतलब क्या होता है? संतुलन। तो आप जान ले कि जब भी कोई उत्पादक एक व्यक्ति होता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो उत्पादन के अनेक सारे साधनों को वह लगाता है और साधन का पुरस्कार भी देता है। और साधन का पुरस्कार क्या कहलाता है, इस बात को आप लोग पूरा जानते हैं। साधन में मजदूरी का क्या ब्याज कहलाएगा? मजदूर का मजदूरी कहलाएगा, पूंजी का ब्याज कहलाएगा। क्या? उद्यमी को लाभ होगा, साहसी को पुरस्कार होगा। गलत सही? सबको देगा। लेकिन एक बात आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को निवेश करना पड़ता है। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को क्या करना पड़ता है? निवेश करना पड़ता है। और एक बात आप जानते हैं ना, निवेश का जो काम है, क्या है? निवेश का जो काम एकदम जोखिम से भरा है। गलत किस है? निवेश का काम जोखिम से भरा पड़ा है, क्योंकि हो सकता है निवेश करने के क्रम में कई बार आपको व्यय से आय कम होगा। कई बार तो कारोबार को ठप होने का भी क्या होता है? डर रहता है। कई बार ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं तो कई बार आपके मुनाफा में क्या होगी? कमी आ जाएगी। तो निवेश का जो काम है किससे भरा पड़ा है? जोखिम से भरा पड़ा है। और याद रहिएगा कि निवेश में हमेशा अनिश्चितताएं भरी रहती है। अनिश्चितता, जैसे हम लोग का काम है, अनिश्चितता है। जरूरी नहीं है कि हर महीना एक निश्चित आय की प्राप्ति हो। कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी ऐसा होगा कोई महीना जहां कुछ भी आने की संभावना नहीं होती। जो ऐसे ही अनियोजित सेक्टर में काम करते हैं, हम लोग जैसे लोग अनियोजित सेक्टर में, नियोजित सेक्टर तो है नहीं। तो उत्पादन को जो काम है, जो निवेश करते वह जोखिम तो है ही, और जोखिम के साथ साथ क्या है? अनिश्चितता भरा पड़ा है। और इसी जोखिम और अनिश्चितता का वहन का मतलब होता है ढोना। इसी जोखिम और अनिश्चितता का जो व्यक्ति क्या करता है? वहन करता है। तो वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहसी। और साहसी वहन किया, उसको क्या मिल गया? पुरस्कार कहो या क्या मिलो? लाभ। अगर जोखिम, रिस्क नहीं लोगे, जोखिम मतलब रिस्क, जोखिम मतलब क्या हो गया?
और रिस्क नहीं लोगे तो लाभ आपको क्या होगा? जिस काम में रिस्क कम हो, याद रखेंगे, मुनाफा कम होता है, और जिस काम में रिस्क ज़्यादा हो उस काम में मुनाफा भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस बात को आप क्या करें, बड़ी गंभीरता पूर्वक इसको क्या करें, जान ले। अब उत्पादक का साम्य कब होगा? एक उत्पादक साम्य की स्थिति में कब होगी? तो उत्पादक के साम्य को जानने से पहले दो बात को जान लिया। आपने सुना होगा कहीं पर उद्योग का नाम सुना होगा, और कहीं पर आपने फर्म शब्द का चर्चा की सुना होगा। तो उद्योग कहते किसे हैं और फर्म कहते किसे हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में या आपके शब्दों में दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। उद्योग को ही फर्म कहते हैं, फर्म को ही, लेकिन सरासर गलत है। फर्म का मतलब होता है एक कारखाना, एक कारखाना को हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। और अनेक फर्मों के समूह को, अनेक कारखानों के समूह को हम क्या कहते हैं? उद्योग के नाम से जानते हैं। गलत कैसे? अच्छा, जो उद्यम करता है उसे क्या कहते हैं? उद्यमी। क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। उद्यमी को हम उद्योगपति भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? उद्यमी को क्या कहेंगे? जो उद्योग लगाता है। क्या बोले हैं? हाँ, चाहे अनेक उद्योगपति ही कहलाएगा। चाहे वह एक फर्म का संचालन करे, चाहे अनेक फर्म का संचालन करे, उद्योगपति ही कहलाएगा। ये तो नहीं उद्योगपति है, ये नहीं, शब्द उचित नहीं है। एक हो चाहे उद्योगपति ही कहलाएगा। तो उद्यमी या उद्योगपति जब अपने पूंजी को निवेश करता है, या जब जोखिम को उठाता है, या जब अनिश्चितता का वहन करता है, तो इतना करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। लेकिन प्रश्न है कि एक उद्योगपति लाभ के कंडीशन में कब होगा? एक उद्यमी या एक उद्योगपति लाभ के स्थिति में कब होगा? तो जहां पर TR बराबर TC, एक उद्यमी लाभ की स्थिति में कब आएगा? कब आएगा? TR और TC आपस में क्या हो, तो लाभ की स्थिति में होगा। अगर थोड़ा भी हेरफेर होगा, मतलब TR और TC का अंतर, या यूं कहें, या होगा, या यूं कहें कि लाभ बराबर TR माइनस TC इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या इमाम देख, ये गलत लिख दिया हमने, ये चलेगा कि ना चलेगा? एक उद्यमी या उद्योगपति लाभ में कब होगा? जब TR और TC आपस में क्या हो, या TR और TC का अंतर क्या हो। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, कई लोग आंख तरेर रहे हैं, लगता है कि निकल जाएगा बोर्ड को, क्योंकि उनको TR और TC मतलब ही नहीं बुझा रहा है। जो वास्तविकता यही है कि TR और TC उनको कुछ बुझा नहीं रहा, लेकिन लाजे बोलियो नहीं रहा है। TR और TC किनको नहीं बुझा रहा? हाथ उठाओ। आप कहेंगे तब बुझाएगा, नहीं तो सब समझ रहा था, बाकी तो सब समझ ही रहा है। तोरा बुझाई छो। तो TR मतलब रेवेन्यू, और TC मतलब ना, वो बोलेगा ना, खाली बोलिए, बताइए तब TR क्या कहते किसे? ये बताना होगा, नहीं तो फुल फॉर्म आपने कह दिया। जो समझे हैं हमको बता सकते हैं कि TR बराबर क्या होता है। रेवेन्यू कुल आगम, माने इसको हम कह दे लाभ बराबर क्या होगा, तो कुल आगम बराबर
कुल लागत। हम यहाँ बराबर का चिन्ह दे रहे हैं ना, बराबर जीरो तब ना माइनस यहाँ करते हैं। तो कुल आगम क्या है? तो कुल माने पूरा, आगम माने आना। एक उद्योगपति कोई कारोबार शुरू करता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है, किसी वस्तु को बनाता है, तो वस्तु को बेचने के बाद जितनी धनराशि प्राप्त होती है, जितनी धनराशि प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? कुल आगम। क्या कहते हैं? अब वस्तु को बनाने में जितना खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, वस्तु को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे, वस्तु को बनाने में जो धनराशि खर्च होती है, तो जितना बनाने में खर्चा हुआ और जितना बेचकर धनराशि प्राप्त हुआ, यदि दोनों बराबर हो तो वो लाभे में रहेगा, क्योंकि वो एकदम लाभ में रहेगा, क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट है। उद्योग बंद नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। लागत में जुड़ा हुआ है ना सब्जियों का लागत, अपनों मजदूरी नहीं जोड़ दे ले तो काहे सोच नहीं रहा है बात को। यहाँ दोनों बराबर नहीं, लागत में सब लागत ना आ जाएगा। वो मकानों किराया लागत में जोड़ दिया है ना, अपन मजदूरियों ने जोड़ दिया है। तो बच्चा क्या, उसको जब सब्जी ले रहा, पूंजी के ब्याज दे दिया, मकान की किराया दे दिया, अपन ले लिया था, बच्चा क्या, तो लाभ तो है ही ना, समझे? तो जब कुल आगम और कुल लागत आपस में क्या हो तब लाभ में होगा। या एक और कंडीशन होगा, घुमा दो, गलत की सही, या तो इक्वल टू कर दो और नहीं तो कुल आगम लेस देन, माने कुल आगम क्या हो, ज्यादा हो, बड़ा हो, बड़का मुंह खुलल है, लागत के लागत, तो इसका मतलब होगी आगम क्या हो, रेवेन्यू ज्यादा हो, लागत क्या हो, कॉस्ट क्या हो। तो एक उत्पादक साम्य में होने के लिए ये चाहिए, चाहे ये चाहिए, और ज्यादा लाभ कमाने के लिए और सामान्य लाभ के लिए ये कंडीशन चाहिए। अब सवाल है, इसी को लिखता क्या है सूत्र में? TR इक्वल टू TC, पाई इक्वल टू व्हाट, सूत्र में लिख देगा TR इक्वल टू TC। TR मतलब टोटल रेवेन्यू और TC मतलब टोटल कॉस्ट। सूत्र डाल सकता है कि नहीं, या हिंदी में लिख देगा प्रश्न। एक उद्यमी लाभ की स्थिति में होगा, यह भी डाल सकता है, आपको यह भी लिख सकता है, यह भी लिख सकता है, चारों में से कोई देगा। समझना आपको, सॉफ्ट लाइन हम कॉपी में लिखाएंगे नहीं ना, बहुत ऐसी बातें हैं जो बोर्ड से ही आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ इस पाई का मतलब क्या होता है? तो पाई का मतलब होता है कुल लाभ। पाई का मतलब क्या होता है? और TR मतलब यहाँ तो लिखे दिया हूँ, टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, और TC मतलब कुल लागत होता है, याद रखिएगा। एक उद्योग या एक फर्म साम्य की स्थिति में होगा तब वह उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन क्या करेगा? नहीं करेगा। करेगा। एक फर्म, याद रखिएगा, एक फर्म जब तक साम्य की स्थिति में होगा, संतुलन में होगा, मतलब उसका कुल लागत आगत में क्या होगा, आपस में बराबर, TR और TC क्या होगा, बराबर होगा, या TR माइनस TC इक्वल टू 0 होगा, या कुल आगम बड़ा होगा कुल लागत से, तब तक वह अपने उत्पादन के तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। क्या एक उद्यमी दिमाग कब लगाना शुरू करता है? जब उसका कंपनी घाटा में जाने लगता है, लॉस में जाने लगता है। और जब तक वह लाभ की स्थिति में हो या संतुलन की स्थिति में हो, तब तक उत्पादन के तकनीक में किसी प्रकार का परिवर्तन, और ऐसा तब तक करेगा जब तक
टीआर और टीसी क्या हो, लेकिन जब टीआर और टीसी बराबर ना होंगे थोड़ा सा भेदभाव होता रहेगा तो दिमाग लगेगा। तो लेकिन प्रश्न करता है कि एक फर्म अधिकतम लाभ में कब होगा? एक फर्म अधिकतम लाभ में कब होगा? अब वही से नहीं ना, चलो कुछ और भी तरीका है ना। एक फर्म अधिकतम लाभ के कंडीशन में कब होगा? तो थोड़ा और आइए ना, MR इक्वल टू MC होगा। पिछला चैप्टर पढ़े हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो जाएगा उधर आके, और हर बार वही बात लिखेंगे, चैप्टर लंबा खिंचाते चलेगा ना। एक फर्म अधिकतम लाभ के कंडीशन में कब होगा? जब MR और MC क्या होगा? अब यहाँ MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, MR मतलब सीमांत माने सीमा के अंत वाला दिखा रहा है, और MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट माने अंतिम लागत दिखा रहा है। अंतिम लागत और अंतिम कॉस्ट यदि दोनों आपस में क्या हो जाए तो एक फर्म क्या होगा? तो कहता है कि MR और MC बराबर किस कंडीशन में आएगा? एक फर्म को अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगा? अब इसी को रेखा चित्र की सहायता से देखा, 5 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में कब होगा? रेखा चित्र की सहायता से बताए। क्या सुजीत? आइए, मुद्दे पर आइए। कहता है एक फर्म अधिकतम लाभ के कंडीशन में कब होगा? अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस कंडीशन में कमाएगा? तो सबसे पहले एक रेखा चित्र की सहायता से इसको मैं प्रयास करता हूँ समझा दूँ, और इस पाठ में मूल बात यही एक ही समझना ही है। बाकी जो पैमाने के प्रतिफल है इसको पिछले टॉपिक में पढ़ा हूँ। पैमाने का तीनों को प्रतिफल ये है, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल, समान पैमाने का प्रतिफल और घटते हुए पैमाने का प्रतिफल। तो हमने पहले ही पढ़ा दिया है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, यदि उससे ज़्यादा अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो तो उसको हम बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़े उसको हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल या समान पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। और जिस अनुपात में पूंजी और श्रम की इकाइयों को बढ़ाते उससे कम अनुपात में क्या हो, मुनाफा बढ़े, तो उसको हम घटते पैमाने का प्रतिफल। तो ये बात नहीं है, ये तो हम आपको पहले ही बता दिया। पैमाने का प्रतिफल 3 ही है, घटते पैमाने का प्रतिफल, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल और तीनों को मिला जुला रूप से हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से माने उत्पादन वृद्धि, बढ़ते समता और ह्रास। अब प्रश्न है, तो एक उत्पादक अधिकतम लाभ के कंडीशन में कब होगा? चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार हो, चाहे एकाधिकार, कोई भी बाजार हो, लेकिन किसी भी बाजार में एक उत्पादक अधिकतम लाभ के कंडीशन में कब होगा, इस बात पर हम सबको चर्चा करना है। तो सबसे पहले एक रेखा चित्र बनाएंगे। यहाँ कुल व्यय, कुल आगम एवं कुल लाभ, इस पर हम कुल व्यय, कुल आगम, कुल लाभ, 3 को बात आ रहा है। कुल व्यय को हम क्या करेंगे? कुल व्यय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? व्यय को कॉस्ट कहेंगे। TE हम कह सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं यहाँ इकोनॉमिक्स में, एक्सपेंड माने खर्च। कुल आगम को, कुल लाभ को हाँ टीपी का, कुल को टीपी कह सकते हैं, टोटल प्रॉफिट। तो हमने रेखा चित्र में OY रेखा पर कुल व्यय, कुल आगम और कुल लागत को दिखा रहा हूं, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे? मात्रा।
क्या दिखाने का प्रयास कर रहा हूं? मात्रा। तो यहां देखना ये है कि कंडीशन पहला कहता है कि एक उद्यमी 3 कंडीशन में वस्तु के मात्रा का उत्पादन करता है। पहला लेते हैं Q, फिर क्या लेंगे Q1, फिर क्या लेंगे Q2। Q मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा। और हमको TR और TC अधिकतम लाभ में कब होगा? तो अधिकतम लाभ के लिए हमने कहा MR इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक फॉर्म अधिकतम लाभ में कब होगा? जब MR और MC आपस में क्या होगा? तो यहाँ पर 2 रेखा हम लेके चलते हैं। मान लो यहाँ हम Q1 कंडीशन में यहाँ ले लिए, Q2 को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं और Q3 को यहाँ आगे ले लिए। हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। टोटल रेवेन्यू की जो रेखा होती है एकदम शून्य से शुरू होता है, लागत की जो रेखा। ये हो गया आपका TR रेखा। कौन रेखा हो गया? लागत की रेखा O से शुरू होती है और सीधे आगे की ओर क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन अगर हम शुरू में शून्य भी लागत करें तो ये कुछ ना कुछ क्या होता है? कुछ ना कुछ तो उत्पादन होबे करता है, कॉस्ट लगबे करता है। कुछ करे चाहे ना, उत्पादन करे चाहे ना करे, लेकिन लागत कुछ ना कुछ लगबे करता है। तुम कारखाना खोल के छोड़ दो, 1 महीना कारखाना को बंद करके रखो, तो रूम किराया बिजली दोगे कि ना? रूम किराया दोगे कि ना दोगे? जो अस्थाई मजदूर है कमाए चला, चौकीदार गेट पर खा रहा है, चौकीदार का मजदूरी दोगे कि ना दोगे? बिजली का यूज करो या ना करो, जो मिसलेनियर चार्ज है दोगे कि ना दोगे? तो इसका मतलब TR तो हमेशा शुरू से होता है, लेकिन TC जो टोटल कॉस्ट होगा जोर से शुरू ना होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। वो गलत कि सही की बात नहीं समझ में आ रही? मतलब TR भले ही आपका शून्य से शुरू हो रहा है, टोटल रेवेन्यू शुरू में शून्य था, आमदनी 1 रुपया नहीं था, कारखाना खोले आमदनी 1 रुपया नहीं है। आज दुकान खोले 1 रुपया का बिक्री ना हुआ, लेकिन गारंटी है बिक्री हो चाहे ना हो, लेकिन आपके दुकान का उस दिन का भी कोई ना कुछ खर्च होगा। बिजली जलाओगे वो तो खर्चा लेवे करेगा, रूम का किराया तो बढ़वे करेगा, स्टाफ तू वहाँ बैठा के रखो चाहे घरे छुट्टी दे दो, लेकिन वो डेली महीना वाला स्टाफ उसका मजदूरी आपको देना ही पड़ेगा कि ना देना पड़ेगा। चाहे दुकान में बैठे हो तो चाय वाला ला के देवे करेगा कि ना दोगे चाय का ला के पैसा छोड़ दोगे, दुकान बंद है हम महीने में पैसा ना देंगे तुमको। ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता है। तो हर स्थिति में उत्पादन टोटल रेवेन्यू भले ही शून्य हो, आमदनी आपका हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ लागत अवश्य लगता है। यहां से आगे बढ़ेगा और यहां से आगे बढ़ते हुए नीचा की ओर कटान करेगा और इसे क्या कहेंगे? TC। क्या कह देंगे? TC कह देंगे। अब यहां दिखाना क्या? इस रेखा चित्र से बना, इसको हम A लिख सकते हैं। यहाँ इसने किताब लिख दिया P, यहाँ लिख दिया क्या? M, और यहाँ क्या लिख दिया? B, यहाँ क्या लिख दिया? हमने एक चीज गलती लिख दिया है, प्रारंभ में कुल व्यय, कुल लागत और कुल लाभ वो एक रेखा पर है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक उत्पादक अगर किसी वस्तु पहले 3 प्रकार के मात्रा को प्रदान करता है। पहला करता OQ करता है। क्या करता है? अच्छा, OQ कर रहा है तो O और Q। तो यहाँ देखिए ये वाला जो आपका रेखा जा रहा है, ये वाला कौन है? TC। TC मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट। TC मतलब क्या हो गया? टोटल कॉस्ट की रेखा है।
और ये जो ऊपर वाली रेखा आपकी जा रही है, ऊपर वाली जो रेखा है कौन रेखा है? टीआर, टोटल रेवेन्यू की रेखा है। देखिए तो यहाँ पर एक उत्पादक क्या करता है कि जब OQ वस्तु की मात्रा का उत्पादन करता है तो यहाँ पर TR और TC में डिफरेंस देखिए। TR क्या है? ऊपर है, और TC क्या है? लेकिन इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। डिफरेंस क्या है? कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है ना। लेकिन दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ ज़्यादा हो गया तो क्या करता है कि वह अब OQ ना करके अब OQ1 करता है। क्या करता है? क्योंकि OQ1 से नीचे नहीं कर सकता है किसी भी स्थिति में, लागत को और ज़्यादा शून्य नहीं कर सकता है। मैंने कारखाना खोल दिया, अगर कारखाना में बिजलियों का मीटर उखड़वा नहीं सकता है, मशीन वाला कोई नहीं कर सकता तो पर ले जाओ EMI न देवो, चौकीदार को ये नहीं कर सकता है कि तुम भाग जाओ, कि कह देगा? नहीं कहेगा। तो किसी भी कंडीशन में OQ1 से नीचे नहीं आ सकता है। तो OQ1 पर आएगा तो यहाँ TR और TC एक दूसरे को क्या कर रहा है? बराबर है। तो TR और TC बराबर हो तो हमने कहा था ना सामान्य लाभ में क्या होगा? TR इक्वल टू, या इसी को कह सकते हैं TR माइनस TC इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों का अंतर तो सटल जा रहा है, दोनों का अंतर क्या है? और यहाँ भी देखिए TR और TC एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्या है नीचे ऊपर ही आगे जाके ना हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों को सट रहा है। तो यहाँ TR और TC का अंतर क्या है? दोनों बराबर है, एक जगह काट रहा है। और यहाँ भी OQ1 में भी और OQ2 में भी TR और TC एक बिंदु पर क्या कर रहा है? लेकिन OQ पर TR और TC देख रही है दोनों क्या है? दोनों काट रहा है नहीं। मान टोटल रेवेन्यू ऊपर है और टोटल कॉस्ट क्या है? माने आमदनी क्या है? ज़्यादा है और लागत क्या है? तो इस कंडीशन में जब ऐसा रेखा चित्र बने तो आप सीधा कह सकते हैं कि चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार हो, चाहे वो एकाधिकार का बाजार हो, इस बाजार में क्या होगा? अधिकतम लाभ होगा। कौन लाभ होगा? MR MC बराबर क्या होगा? ये कंडीशन क्या कर रहा है? अधिकतम लाभ की बात करता है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, एकाधिकार के बाजार में एक फर्म के अधिकतम लाभ की शर्त क्या है? तो MR और MC आपस में क्या हो? मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो? बराबर हो। लेकिन किसी भी बाजार में लेकिन अधिक से अधिक लाभ कमाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए TR क्या हो? ज़्यादा हो और TC थोड़ा सा क्या हो? ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? TR क्या हो जाएगा? ज़्यादा। देखिए यहाँ TR ऊपर है ना, M बिंदु पर है, और TC कहाँ है? और M और B के बीच डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। और यहाँ डिफरेंस क्या है? कम है। यहाँ डिफरेंस शून्य के बराबर है, तो यहाँ पर लाभ क्या होगा? ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन प्रश्न इसकी कुछ शर्त है। शर्त क्या है? कि फर्म के संतुलन के लिए MR और MC आपस में क्या हो? बराबर हो। दूसरा कहता है, दूसरा शर्त कहता है MR MC बराबर हो। दूसरा कहता है कि MR MC को इधर से नीचे से काटे। संतुलन की एक और शर्त है कि MR जो होगा, कौन होगा? MR मतलब मार्जिनल, कौन होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से काटे है? लेकिन कहाँ से काट रहा है? नीचे से काट रहा है। टोटल कॉस्ट या वो नीचे से काटेगा तब चलेगा बराबर। अगर ऊपर से काट देगा तो क्या होगा? कि हमेशा इसको नीचे से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको सीधा इसे यहाँ लेना है, MR और MC बराबर होगा। और दूसरा अधिकतम लाभ के लिए TR लेस देन TC होगा। तो एक उद्योग क्या होगा? अधिकतम लाभ कमाएगा। और नहीं तो सामान्य लाभ का ये शर्त है और सामान्य लाभ का ये शर्त है। लेकिन एक बात है, एक फर्म अधिकतम लाभ कमाएगा
तो हर अलग अलग बाजार में अपने वस्तु का मूल्य अलग अलग तय करेगा। और एक अधिकारी प्रतियोगिता में यही कंडीशन होता है। एक पूर्ण प्रतियोगिता का कोई बाजार है तो हर बाजार में वस्तु का कीमत समान रहता है, लेकिन एकाधिकार में या विभेदीकृत एकाधिकार में रहता है एक ही को वस्तु है, बाजार के अनुसार वस्तु का कीमत होता है। जैसे मार्केट में 38 रुपये केजी या 40 रुपये केजी चीनी बिक रहा है। अगर आप 5 किलो लेते हैं तो आपको 40 रुपये किलो दे देगा। वही आप जाके शहर में एक बड़ा बड़ा बिग बाजार ये सब है, अलग हो ब्रांड कुछ अलग हो, उसमें मतलब मेरा नहीं है, लेकिन वहाँ 41 रुपये चीनी दे रहा है खुला। आपके शहर में देखिएगा प्रिंट रेट से कम दाम पर भी सामान मिल जाता है। लोहिया पर दिल्ली के बड़े बड़े दुकान में चल जाओ या पटना के बड़े बड़े स्टोर में चल जाओ, जितना प्रिंट लिखा उसे 1 पैसा कम नहीं करेगा। कम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जानता है यहाँ ज़्यादा पैसा वाला है, इसको हम कीमत नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेगा, लेवे करेगा, क्योंकि दुकान में इन कर गया है। लेकिन हम लोग करे तो कोई नहीं छोड़ेगा, तो दुकान छोड़ के दूसरा दुकान में चल जाएगा। हमको तो प्रिंट से कम रेट में चाहिए। तो एकाधिकार के बाजार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में अलग अलग बाजार में एक ही वस्तु का कीमत अलग अलग होता है, इसको हम विभेदीकृत एकाधिकार कहते हैं। लेकिन यहाँ हर बाजार में एक फर्म को लाभ के लिए क्या चाहिए, MR बराबर, और अधिकतम लाभ के लिए TR लेस देन TC होगा। ये चित्र बना दीजिएगा, आपको 5 नंबर, रेखा चित्र में यही बना देना, आपको 5 नंबर दे देगा। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एक फर्म के अधिकतम लाभ को लेकर रेखा चित्र की सहायता से दर्शाएं, या अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में रेखा चित्र की सहायता से यह दिखाए कि एक फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में कब होगा। ये चित्र आपको बना देना है और आपको दे देगा।